14 फरवरी 1990। आज से तकरीबन 30 साल पहले नासा ने वॉयेजर 1 का कैमरा घुमाया और ये तस्वीर ली। आपको इस तस्वीर में जो छोटा सा पेल ब्लू डॉट दिख रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी है। इस फोटो को कैप्चर करने के पीछे का मकसद लोगों को यूनिवर्स के साइज का एक छोटा सा नमूना देना था। ये वही प्लेनेट है जिस पर आप, मैं और हम सब रहते हैं। न जाने कितने लोग आए और कितने चले गए। ये प्लेनेट अपनी तरह का इकलौता प्लेनेट है जो लाइफ को सस्टेन रखने की काबिलियत रखता है। लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों को किसी दूसरे प्लेनेट पर बस्तियां बसानी पड़ेगी। आज दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो साल 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 0.98 बिलियन लोग थी, जो साल 1900 आते आते बढ़कर लगभग 1.1 बिलियन लोगों तक पहुंच चुकी थी। साल 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.8 बिलियन लोगों तक बढ़ चुकी थी। मतलब 100 सालों में वर्ल्ड पॉपुलेशन में तकरीबन 6.7 बिलियन लोगों का इजाफा हुआ है। अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो वैज्ञानिकों के हिसाब से सदी के अंत होते होते वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़कर 10 से 13 अरब लोगों तक हो जाएगी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन रखने के लिए हमें बहुत से रिसोर्सेज चाहिए और पृथ्वी के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है जो किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। इसलिए अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालें। इससे निपटने के लिए हमारे पास दो ही सॉल्यूशंस है। या तो हमें पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना होगा, या तो हमें इंसानों के रहने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट की खोज करनी होगी। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो है नहीं कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाकर किसी दूसरे प्लेनेट को कॉलोनाइज कर उस पर बस्तियां बसा सके, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिसे भविष्य में हम दूसरी पृथ्वी बना सकते हैं। वो प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि मार्स है। आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले मार्स पृथ्वी की तरह एक हैबिटेबल प्लेनेट था, जिसकी सतह पर समुद्र थे और नदियां बहती थी। लेकिन किसी वजह से मार्स ने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया। मैग्नेटिक फील्ड खोने की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर स्पेस में रिलीज हो गया। एटमॉस्फेयर खोने की वजह से मार्स सौर तूफान और हार्मफुल सोलर रेडिएशंस की चपेट में आ गया। अगले 50 करोड़ सालों में मार्स एक गर्म और पानी वाले प्लैनेट से एक बंजर और ठंडे प्लैनेट में तब्दील हो गया। इसलिए अब हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मार्स को उसका मैग्नेटिक फील्ड वापस दिला सके। लेकिन हम मार्स को एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड दे सकते हैं जो उसे सौर तूफान और हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाए रखेगा। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह मार्स को एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड दे देते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है मार्स के एटमॉस्फेयर को रिस्टोर करने की, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है और तो और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि वो पानी को तरल रूप में बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस सदी के सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में से एक इलॉन मस्क ने इंसानों को मार्स तक पहुंचाने का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान रिवील किया है। मार्स के नॉर्थ और साउथ पोल में बड़ी मात्रा में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक हमें हजारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मार्स के दोनों पोल्स पर ब्लास्ट करना होगा। जिससे पोल्स पर जमी बर्फ और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट होकर वाटर वेपर और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी, जो ऊपर जाकर मार्स के एटमॉस्फेयर को और मोटा बनाएंगे। मार्स के एटमॉस्फेयर के मोटे बनते ही ग्रीन हाउस इफेक्ट नामक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो सूर्य से आने वाली किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर मंगल का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाएगी। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से
मार्स के पोल्स पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों और समुद्र का रूप ले लेगी। लेकिन मार्स के पोल्स पर इतनी ज्यादा बर्फ मौजूद है कि अगर वो पूरी पिघल गई तो मंगल 35 मीटर गहरे समुद्र में समा जाएगा। इसलिए हमें बर्फ को पिघलाने से पहले हमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाने होंगे जो पानी को स्टोर रखने की कैपेबिलिटी रखते हो। मार्स के एटमॉस्फेयर के मोटे बनते ही वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा जो पानी को तरल रूप में बनाए रखने में सक्षम होगा। मार्स के पोलर आइस कैप्स पर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट करने वाला आइडिया फेल भी हो सकता है। न्यूक्लियर धमाके से निकलने वाला मलबा और डस्ट मार्स के आसमान को पूरी तरह से ढक देंगे, जिस वजह से सतह तक पहुंचने वाली जो सनलाइट थी वो भी नहीं पहुंच पाएगी और मार्स एक न्यूक्लियर विंटर की चपेट में आ जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है। मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट से हमें हजारों की तादाद में एस्टेरॉइड्स को मार्स के पोलर आइस कैप से कोलाइड कराना होगा। टकराव से पैदा हुई गर्मी की वजह से पोल्स पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड की परत इवेपोरेट होकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगी और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह से मार्स को एक एटमॉस्फेयर और समुद्र प्रोवाइड कर देते हैं। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि है खाना। पृथ्वी पर पौधों को खाना बनाने के लिए मेनली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सनलाइट तो मार्स का नया और मोटा एटमॉस्फेयर ऑलरेडी प्लांट्स तक पहुंचा रहा है। रही बात पानी की, तो पानी तो मार्स के ओशंस में ऑलरेडी मौजूद है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने मार्स के पोलर आइस कैप्स से कार्बन डाइऑक्साइड की परतों को इवेपोरेट कर ऊपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचा ही दिया था। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में अब सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करेंगे, जिस वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब इंसानों के रहने के लिए मार्स पर सारी बेसिक कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, पानी एसेट्रा। ये प्लान सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक एक थ्योरी है। इसका रियल लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। इस प्लान को हम कितना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।